नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2025 में जो सबसे पहले चुनाव आने वाले हैं उसमें बिहार सबसे पहले चुनाव होंगे और अब राजनीतिक गलियारे में इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार नेताओं के बिहार आने का कार्यक्रम से लेकर जगह जगह पर रैली किए जा रहे हैं और ये एक तरह से बिहार के चुनाव की शुरुआत इसे आप मान सकते हैं। आज इसी में से पिछले दिनों प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ। राहुल गांधी पिछले कुछ महीने से लगातार बिहार में आ रहे हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान की भी रैलियां स्टार्ट हो गई और उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज इसकी शुरुआत की। आज जो बात करने वाले हैं वो एनडीए के इन्हीं दो घटकों के बारे में, एक तो चिराग पासवान, दूसरे उपेंद्र कुशवाहा। जिस जगह पे इनकी रैली हुई उस जगह पे रैली करने के मायने, जिन्होंने इस रैली का आयोजन किया या यूं कहें कि इसके आयोजन को सफल बनाने में जिनका योगदान रहा, उनकी भी चर्चा होनी जरूरी है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस रैली की महत्ता क्यों बढ़ जाती है, इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले चिराग पासवान ने जो आज रैली की आरा में, वो रैली कैसी हुई और इसके मायने क्या है। इससे पहले थोड़ा आपको पीछे जाना पड़ेगा। 2024 लोकसभा चुनाव, एनडीए जहां पर बाकी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक सीट जीतने में सफल रही, वहीं बिहार का शाहाबाद क्षेत्र उसके लिए बहुत ही परेशानी का सबब बना। हालांकि उसके कई सारे कारण थे, कई सारे ऐसे नेता थे जो उन सीटों पर बागी प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं यहाँ के परिणाम बाकी स्थानों के अनुकूल नहीं थे। इसलिए एनडीए का सबसे बड़ा फोकस इस बार शाहाबाद को रखा गया और जिस प्रकार से वहाँ पर लगातार कोशिशें की गई, चाहे भाजपा ने की चाहे जेडीयू ने की, लेकिन उनको सफलता उस तरह से नहीं मिली जिस तरह से मिलनी चाहिए थी। तो इस बार शाहाबाद क्षेत्र का बीड़ा उठाया चिराग पासवान ने और जिस प्रकार से आरा की रैली में, हालांकि चिराग पासवान कोई भी रैली करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें भीड़ उमड़ती ही है, लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पिछले परफॉर्मेंस के हिसाब से एनडीए कमजोर थी। साथ ही साथ इस रैली के आयोजन को जिनकी जिम्मेदारी दी गई थी वो थे चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती। आप सभी जानते हैं कि वो पिछले लोकसभा चुनाव में जमुई सीट से पहली बार कैंडिडेट बने थे और उस सीट के बारे में बड़े बड़े विश्लेषक ये कह रहे थे कि अगर जमुई से तीसरी बार चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे
तो वो सीट हार जाएंगे। उसके बावजूद वहां पर अरुण भारती ने जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और जिस तरह से उस सीट को जीता, ये सभी आपने देखा। और इस रैली के आयोजन का उनको निश्चित तौर पे श्रेय मिलना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने मैनेजमेंट किया, लोग एकत्रित हुए। हालांकि चिराग पासवान के रैली में जिस प्रकार से भीड़ उग्र हो जाती है, वो इस रैली की लास्ट में भी देखने को मिला। लेकिन जो तस्वीरें मीडिया में आ रही थी, शुरुआती क्षण में ऐसा लग रहा था कि शायद कुर्सियां खाली रह जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और जिन दो नेताओं के बारे में उनको श्रेय देने की आवश्यकता होती है, उसमें एक जो बड़ा नाम है वो है सुनील यादव, और दूसरा जो नाम है वो है सोनू सिंह का। ये दो ऐसे नेता, एक अरवल क्षेत्र से आते हैं और एक जहां से उपेंद्र कुशवाहा ने ताल ठोका था और चुनाव हारे थे, वहां से पवन सिंह बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसी क्षेत्र से आते हैं। जब इन दो जमीनी नेताओं की एंट्री होती है इस रैली में, और जो काफिला यह लेकर के आते हैं, और जिस प्रकार से रैली में अगर इनकी गाड़ियों की संख्या की बात की जाए, लोगों की बात की जाए, तो ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट उस रैली में डालते हैं। और इससे चिराग पासवान ने इस बात को भी साबित किया कि नेता छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी भी कार्यकर्ता को जिसमें कैपेसिटी है, उसको बड़ा बनने में समय नहीं लगता है। आपको याद होगा लोकसभा में जब वो समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को टिकट दे रहे थे, तो उन पे भी कई लोगों ने सवाल उठाया कि उनकी पॉलिटिकल कैपेबिलिटी क्या है, आप उनको टिकट क्यों दे रहे हैं। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली और सबसे कम उम्र की सांसद बनी शांभवी चौधरी। या जिस जगह पे भी जिन लोगों को भी टिकट दिया, और ये इस तरह से भी इसको समझिए कि एक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जो यादवों को रिप्रेजेंट करती है, साथ ही साथ उनके पास मुस्लिम वोट भी हैं। ऐसे में कोई नेता जो चिराग पासवान को अपना नेता मानता हो और उसके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो इस तरह से किसी रैली में, उस एरिया में जहां पर एनडीए का परफॉर्मेंस खराब था, वहां पर इतने लोगों की संख्या को जुटा ले, तो यह वाकई में काबिले तारीफ है। और आप इससे अंदाज लगाइए कि ये नेता इस तरह से अगर रैलियों में भीड़ जुटा लेते हैं और उस वर्ग विशेष से आते हैं जिसकी अगुवाई लालू यादव और तेजस्वी यादव करते हैं, तो सोचिए कि चिराग पासवान का भविष्य कैसा होगा। और अगर इस तरह से सही लोग उनके समर्थन में आगे भी रहते हैं, तो निश्चित तौर पे बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही सोनू सिंह ने भी वही काम किया जो
सुनील यादव ने किया। और ये दोनों चर्चा का विषय बने इस रैली के लिए। और इसके अलावा तीसरा जिनके बारे में मैंने बताया वो चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती थे। इन सभी के प्रयास की वजह से शाहबाद की रैली बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखाई दी। और जब चिराग पासवान ने एक बयान दिया कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भी मीडिया का एक हेडलाइन बन गया कि क्या जो 2020 में चिराग पासवान ने किया था वही काम फिर से करने वाले हैं। लेकिन बाद में उसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने दी कि जो 243 सीट पर एनडीए चुनाव लड़ रही है उसका चेहरा चिराग पासवान के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। ये उन्होंने बड़ी बात बोली। साथ ही साथ जो लोग इस पर ये कयास लगा रहे थे या लगा रहे होंगे कि क्या 2020 की तरह चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो उनको निश्चित तौर पर निराशा हो। अब बात करते हैं दूसरे नेता उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया था मुजफ्फरपुर में और उनकी भी काफ़ी चर्चा हुई। हालांकि ये किसी बिहार के राजनीति के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से या आगामी जो विधानसभा चुनाव उस तरह की कोई रैली नहीं थी। ये परिसीमन को लेकर के एक रैली उन्होंने की थी, जबकि उसकी डेडलाइन दी हुई है 2026 की। लेकिन आज उन्होंने इसका जिक्र क्यों किया? और नॉन पॉलिटिकल चीजें होने के बावजूद या इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये चुनावी मुद्दा ना होते हुए भी जिस प्रकार से लोगों ने उनके कार्यक्रम में जुटा वो देखकर निश्चित तौर पर ये आप मान सकते हैं कि वो एक संख्या बल दिखाकर अपनी सीटों की दावेदारी को मजबूत बनाना चाहते हैं। खबर मीडिया में ये भी चल रही थी कि जो 243 सीटें हैं इसमें जनता दल यूनाइटेड 103, भाजपा 100 या 101, 102 से 103 और 100 से 101। जेडीयू ही सबसे ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बचे हुए सीटों में से वही करीब 30 सीटें चिराग पासवान को, 7 सीटें मांझी जी को और 5 से 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को देने का ये भी काफ़ी चर्चा में यहाँ पर बना हुआ है। राजनीतिक गलियारे की अगर बात करें तो कहीं न कहीं अपने दावे को मजबूत करने के लिए भी ये रैली का आयोजन किया गया था। और उस पर सोने पे सुहागा यह हुआ कि जिस प्रकार से सफल आयोजन चिराग पासवान की रैली हुई उसी प्रकार से यह उपेंद्र कुशवाहा की रैली भी हुई। इसमें भी जो नाम सामने उभर के आए वो एक तो थे रामेश्वर महतो। आप जानते हैं कि वो पहले वो जेडीयू में थे और किस प्रकार से वो माहिर माने जाते इस मामले में। और जब से वो आरएलएम में उपेंद्र कुशवाहा के साथ आए और एक तरह से कहा जाए कि जो मैनेजमेंट की जिम्मेवारी उनको मिली है और जिस प्रकार से वो मैनेज करते हैं वह इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसका क्रेडिट उनको जाता है। और जो उनके अध्यक्ष हैं मदन चौधरी, उन्होंने भी अपनी भूमिका इस चीज़ में निभाई
तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाजपा की पूरी प्लानिंग ये है कि ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसको देखा है। आप जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी का आप किसी से ऑर्डर मंगाते हैं, आपको रेस्टोरेंट का नाम दिखता है, लेकिन वो रेस्टोरेंट कहाँ है, क्या उसके फीचर्स हैं, किस तरह का वो खाना मिलता है, वो आपको बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं होता है। लेकिन इस ऑनलाइन के दौर में एक रेस्टोरेंट कई अलग अलग नामों से उसी रेस्टोरेंट से फूड तो सप्लाई होता है, लेकिन कई अलग अलग नामों से अपने आप को रजिस्टर्ड करा करके आप खाना ऑर्डर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जगह वही है, पैसा उसी को आना है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ नेम एट द डेट सेम टाइम ऑफ सेम कंपनी, वो वाली बात हो जाती है। तो इसी तरह से इसको आप देख के चल सकते हैं कि अल्टीमेट सबके गोल यही है कि वोट एनडीए को आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर सक्सेस नहीं हो रहे तो दूसरे खिलाड़ी को आगे भेजें, वो क्या प्रभाव लेकर के आते हैं, अगर उससे रिजल्ट आता है तो वहाँ पर वही खेलेगा, दिक्कत क्या है। और इसी रणनीति के तहत आप आने वाले समय में भी देखेंगे कि तालमेल के साथ यह आगे आपको भी दिखाई देगा। तो ये खबर मुझे महत्वपूर्ण लगी। आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दें कि जो लोग चिराग पासवान को बिहार के भविष्य के लिए देख रहे हैं, वो क्या सोचते हैं। और ये बात भी तेजी से उठ रही है कि चिराग पासवान भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिससे ये लोग जो कयास लगा रहे थे कि वो दिल्ली की राजनीति में चले गए तो बिहार को भूल गए, उनको भी स्पष्टता से उन्होंने जवाब दिया कि मैं बिहार छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, बिहार के साथ ही बना रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप अपना सपोर्ट दें। साथ ही साथ चैनल के कंट्रीब्यूशन के लिए आप अपना सपोर्ट दे सकते हैं। क्यूआर कोड स्क्रीन पे है, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।